हेलो चैंपियंस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मेक इजी पे। यहाँ हम समझेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फंडामेंटल राइट्स। हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और कितने तरह का होता है। इसके बाद ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ और कितने तरह का है, उसकी क्या उसमें अलग-अलग जो आर्टिकल है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूँ कि क्या होता है फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट होता है वो बेसिक राइट होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर एक सिटीज़न को गारंटी किया जाता है कि ये फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो और डिग्निटी, ये सब इंश्योर किया जाता है हर एक सिटीज़न्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक इस मेंशन किया गया है और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? जो मैग्ना कार्टा था ये एक चार्टर था राइट का, जो कि किंग जॉन ऑफ जो इंग्लैंड का किंग जॉन था उसके द्वारा ये इशू किया गया था। कब किया गया था? 13th सेंचुरी 1215 में, ठीक है। और ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट था उसके रिलेटिंग, ठीक है। और इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ वो हम देखेंगे। तो जो मैं जैसे कि मैंने बात किया मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में किंग जॉन के द्वारा इशू किया गया था, इंग्लैंड का जो किंग था जॉन उसके द्वारा। इसके बाद बात करेंगे बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट आया 1689 में। ये था एक इम्पोर्टेंट राइट और लिबर्टीज़ था जो कि ब्रिटिश पीपल था, इंग्लिश पीपल था उसके लिए था। उसने आवाज़ उठाई थी कि बिल ऑफ राइट के लिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। इसने कुछ आइडियाज़ को प्रमोट किया जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ लोगों में आया कि फंडामेंटल राइट ज़रूरी होता है, हमारे हर एक पर्सन के लिए फंडामेंटल राइट ज़रूरी है। इसकी वजह से इसकी जो आवाज़ थी वो और तेज़ हुई, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की मांग बढ़ी। तो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो एक था मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में, उसने भी बात किया था बिल ऑफ राइट का। जैसे उसने कहा कि जैसे वेस्टर्न में जो कंसेप्ट है जो फंडामेंटल राइट का वो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे इंक्लूड होना चाहिए। इसके अलावा एक 1948 में जो यूनाइटेड नेशन है आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था ह्यूमन राइट का। उसने उसने कंसर्न किया था कि ह्यूमन राइट ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जो लागू हुआ उसमें भी था फंडामेंटल राइट। पहले जो था फंडामेंटल राइट वो 7 थे, लेकिन हम देखेंगे कैसे कब एक और जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से उसे हटाया गया और अभी 6 है फंडामेंटल राइट, ठीक है, जिसकी हम बारी-बारी चर्चा करेंगे। तो जो पहला फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी है, जो कि मेंशन है आर्टिकल 14 टू 18। और दूसरा राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 टू 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में है। उसके लिए चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसके अलावा पाँचवा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यह है आर्टिकल 29 टू 30। इसके अलावा छठा जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जैसे मैंने बताया राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो ओरिजिनल था फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे गलती से 32 लिखा गया है, वो आर्टिकल 31 के अंडर में था फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे रिमूव कर दिया गया और एक सामान्य कानून के तहत इसमें 300 आर्टिकल 300 ए में इसे इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट कितने तरह है, कौन-कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है, उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ। जो आर्टिकल 12 है वो डेफिनिशन ऑफ स्टेट्स देता है। स्टेट्स क्या होता है उसको डिफाइन करता है कि और किस फंडामेंटल राइट के पर्पस, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 है जो स्टेट्स में क्या इंक्लूड होता है, वो उसमें इंक्लूड होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ जो हर एक स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है उसे, और जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ और जो पंचायत होते हैं उसे भी स्टेट के अंडर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और फिर आता है आर्टिकल 13। ये क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट में, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब कोई सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। तो उसको ही चेक करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 का उपयोग करती है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 26 का उपयोग करती है कि कोई ऐसा कुछ कानून तो नहीं बन रहा है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, ठीक है। ये था आर्टिकल 13 इस जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि
इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, सभी को लॉ मानना है, जो कानून के नज़र में सब बराबर है। और ये जो कंसेप्ट था इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ये ब्रिटेन से लिया गया था। और दूसरा इसमें है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है और कोई एक सिविल पर्सन है, लाइक एक आम पीपल है, अगर वो दोनों सेम क्राइम करता है तो ऐसा नहीं होगा कि जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल है, उसे ज़्यादा सज़ा दी जाए उसी क्राइम के लिए, और जो मिनिस्टर है उसे कम सज़ा दिया जाए या उसे सज़ा न दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी इसके तहत अगर कोई क्राइम करता है, चाहे कोई भी हो, तो उसे सेम सज़ा दी जाएगी। ठीक है? ये था, और ये कंसेप्ट लाया था यूएस से लाया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 15 है, इसमें ये कहता है कि जो राज्य है, स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा सिटी एक कोई भी सिटीजन के, मतलब उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे जो सरकार है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है? और आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट ऑफ जो अंडर स्टेट ऑफिस है उसके अकॉर्ड, उसमें जो हर एक जो नागरिक है, सिटीजन है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? जैसे सरकारी नौकरी में होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को प्रिविलेज दिया गया किसी क्लास को, ऐसा नहीं है, सभी को इक्वल है। और आर्टिकल 17 ये कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी, जो छुआछूत का उसका जो खात्मा, ये आर्टिकल 17 करता है। इसके अलावा आर्टिकल 18 क्या होता है? आर्टिकल 18 है इवोल्यूशन ऑफ टाइटल। में कहता है नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। कोई भी ऐसा नहीं है आदमी कि अपने उपाधि लगा दे, जैसे पहले होता था ना, जैसे उपाधि दिया जाता था, तो अब नहीं है। इसलिए लाइक जो सिर्फ जो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, लाइक जो एक स्पेशल कोई डिग्री है उसके पास, तो वो लगा सकता है, वो भी कन्फर्म्ड बाय द स्टेट। ठीक है? आर्टिकल 18 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? इसमें 6 तरह का आता है। ठीक है? राइट फ्रीडम, जो पहला इसे 91 ए क्लॉज में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है? 19(1) जो बी है वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर तीसरा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, चौथा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिर फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, एंड छठा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है? और जो आर्टिकल 20 है वो कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, इसका ये मतलब हुआ कि जो, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया, ठीक है, पहले क्राइम किया, और लेकिन फिर सरकार ने एक कानून बनाया करंट में, अभी सरकार एक कानून बनाता है, तो ऐसा नहीं हुआ कि पुराने वाले अगर क्राइम के लिए जो क्राइम किया है उसको सज़ा दी जाए कि नए कानून को देकर, क्योंकि उस वक्त तो कोई कानून ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो अभी कानून बना है उसके तहत जो पुराने क्राइम किए है उसे सज़ा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा ये भी, और इसमें एक और बात है कि कोई भी व्यक्ति को अपने खिलाफ खुद गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है? आर्टिकल 20 समझ में आ गया? आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राइट टू लाइफ देता है, पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 21 ए में ही है कि राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन ये पहले नहीं था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसमें ऐड किया गया। इसमें ये गया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देना सरकार का काम ही है। ठीक है? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो कि जो अरेस्ट हुआ, जो उसको प्रोटेक्ट करना है, लाइक उसकी जो कोई व्यक्ति जब कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना ज़रूरी है, जैसे, और उसे वकील रखने का भी अधिकार होगा। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आर्टिकल 20 और 22 सेम है, बट ये सेम नहीं है। जैसे मैंने बताया आर्टिकल 20 ये है कि मान लो कोई व्यक्ति 2025 में कोई क्राइम किया, ठीक है, कोई काम किया, उस समय वो अपराध नहीं था, 2026 में सरकार नया कानून बनाकर उसे अपराध घोषित कर देती है। ठीक है? तो उसे, उस व्यक्ति को पुराने काम के लिए सज़ा नहीं दिया जा सकता। ये भी, और इसमें ये भी कहता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। और किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने बोला, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ खुद गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और जो आर्टिकल 22 है
वो कहता है कि मान लो पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, उसे वकील रखने का अधिकार होगा और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है, पुलिस को। ये था आर्टिकल 20 और 22। हम बात करेंगे आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्सेस लेबर। जो पहले ये था कि जो दासी था या फिर जो बेगार होना देना बेगार पे लेते थे, जो स्लेवरीज थे उसे खरीद लेते थे और उससे खूब काम करवाते थे, तो वो उसको प्रोहिबिशन करता है, ठीक है, आर्टिकल 23। बात करेंगे आगे आर्टिकल 24। ये आर्टिकल 24 प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड अगर कोई बच्चा जिसकी एज 14 से कम है, वो अगर फैक्ट्री में काम करता है तो उस पे क्या कानून एक्शन लेंगे, ठीक है? उस रोकने के लिए आर्टिकल 14 है। इसके अलावा आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। हमें जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है? इसमें हमें अधिकार दिया गया है कि हम फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, मान सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। आर्टिकल 26 कहते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अगर हमारे कोई रिलीजियस अफेयर है तो उसे हम मैनेज करने के लिए हम फ्री हैं, ठीक है? बाधा हमें नहीं मिलेगी। और आर्टिकल जो 27 है वो कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सरकार टैक्स लेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? और आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई भी सरकारी जो स्कूल है, संस्थान है, उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जा सकता, उसे उसको फ्रीडम है, ठीक है? इसके अलावा आर्टिकल 29 टू 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ है उसका जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसका प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 लाया गया। इसके अलावा आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये कहता है कि मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज़ है, उसके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए उसे राइट है, ठीक है? उसे राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और अपना अपना जो सिस्टम है, मतलब लाइक जो एजुकेशन है उसकी रिलीजियस एजुकेशन वो दे सकता है आर्टिकल 30 के तहत। और आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट ये है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी वो रक्षा करता है कि कोई भी कानून बनना है तो वो किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है, तो इसलिए ये आर्टिकल है और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा फंडामेंटल राइट पे। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा आज का टॉपिक, ठीक है? तो यही, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।